हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे हमारा रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसके पहले जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जब आपने फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन देखा था तो वहां पे क्या क्या देखा था आपने? टेम्परेचर था, कैटेलिस्ट था, सरफेस एरिया, एक्सपोजर टू रेडिएशन, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो हमारा रेट लॉ होता है वो हमारे कंसंट्रेशन जो होता है, ठीक है, उसके चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं, मतलब कि जब वो चेंज होता है तो किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है या फिर इफेक्ट करता है। तो उसी चीज को हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर इसी को सॉल्व करने के लिए हमारी रेट लॉ आई थी। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको रेट लॉ की डेफिनेशन बताता हूं, इसके बाद जो वहां पर एक इक्वेशन हम एग्जांपल के लिए लेंगे उससे मैं आपको पूरा समझाऊंगा रेट लॉ के बारे में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लिखते हैं। The representation of rate of reaction in term of concentration of the reactant is known as rate law. 2a plus b is equals to product। ठीक है, तो यहां पर ये जो 2 दिख रहा है, यहां पे जो 1 दिख रहा है, ये जो यहां पे वैल्यूज आएंगी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आएंगी। जो रेट लॉ है हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के लिए डिपेंड करता है, ना कि हमारे थ्योरेटिकल वैल्यूज के लिए। क्यों? क्योंकि हम कभी भी देखिए आप रिएक्शन लिखते हो तो उसको बैलेंस करते हैं, एक चीज आपने देखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आप उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कह सकते हैं, लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे रेट लॉ वही चीज फाइंड करता है जो हम वैल्यूज एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को समझाया था सबसे पहले किसने? गोल्डबर्ग और वेगे ने। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इन्होंने क्या कहा कि ये सब टाइम वेस्ट है, मतलब कि कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंट करके आप वैल्यूज निकाल रहे हैं सब टाइम वेस्ट है। मेरे पास एक जादू की पुड़िया है जिसको मैं खोलूंगा तो क्या होगा कि ये फटाक से सॉल्व हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा कि हमारे जादू की पुड़िया में क्या निकला, जो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यूज हैं उसको आप पुट कर दीजिए किसमें? रेट लॉ एक्सप्रेशन में। आप कैसे? अभी तक तो मैंने आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन भी नहीं बताया, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको बताता हूं कैसे और फिर इनका यूज कैसे होगा। तो ये भैया जी फेल हुए, लेकिन आप भैया जी ऐसे भी फेल हुए कहीं कहीं पे, हाँ जरूरी नहीं है कि सभी, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे ये चीज लगती। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे। जैसे कि अगर मैं ए का कंसंट्रेशन डबल करूं, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट या फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ROR क्या हो जाए? डबल हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? कंसंट्रेशन ऑफ ए के। ठीक है, उसके बाद अब मैं अगर बी के कंसंट्रेशन को डबल करूं तो हो सकता है कि मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स हो जाए। अब यहां पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 4 टाइम्स ही होगा, 3 टाइम्स भी हो सकता है, हाफ टाइम भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या एक्सपेरिमेंट में क्या चीजें हमें मिल रही हैं। अब इसके बाद इसका क्या हो जाएगा? ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ बी के। ठीक है, तो ये भैया जी जो थे इन्होंने क्या कहा कि जो यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे पावर रेस कर दो। ठीक है, तो ये चीजें गलत है, ये सभी इक्वेशंस पे लागू नहीं होती। हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या होती है? ये रेट लॉ की एक्सप्रेशन होती है। मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखिए आप फाइनली लिख देता हूं मैं आपको। रेट R से डिनोट कर देता हूं मैं, या फिर हम लिख सकते हैं रेट या फिर ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 2 को पुट कर रहा हूं मैं यही वाली इक्वेशन के लिए। ठीक है, उसके साथ में क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ B 1 जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KA स्क्वायर और यहाँ पे B1। अब जो आपको K दिख रहा है, ये K होता है हमारा रेट कांस्टेंट, या फिर हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन आती है। ठीक है, अब जो ये आपको इक्वेशन दिख रही है ये वाली, अगर मैं इसको थ्योरी के फॉर्म में लिखूं तो किस तरीके से होगा?
तो इस चीज की थ्योरी मैं आपको बताता हूं कि कैसे होगा, ठीक है। और इसके बाद में इस रिएक्शन को जो आप देख रहे हैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं और ये सब पूरा रफ कर देता हूं। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मैं इस चीज को, इस इक्वेशन को यहाँ पे रख देता हूं और फिर जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो आप देखना कि 100% डेफिनेशन से मैच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सबसे पहले, रेट इजिकल्स टू के अब इसके बाद ये जो दिख रहा है ये पावर भी मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे किस में आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आएगा। तो अभी थोड़ा आप रुकिए, मैं इसको रफ करता हूं। मैं लिखता हूं, देखिए डेफिनेशन, द रेट लो इज द एक्सप्रेशन in which reaction rate is given in term of molar concentration of reactant with each term raised some power which may or may not be equal to stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical reaction। ठीक है, तो ये चीज मैंने जो लिखी, इतनी बड़ी डेफिनेशन आप इतने में पूरी एडजस्ट होगी। देखिए, रेट लो ऐसा एक्सप्रेशन है जो क्या कर रहा है हमें, रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, रेट मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में, और उनके ऊपर कुछ ना कुछ पावर है, ठीक है, कुछ ना कुछ पावर है। और ये किस रिएक्शन का हमने लिखा है, ऐसी रिएक्शन जो कि आपस में क्या होती है, केमिकली बैलेंस होती है, और उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि हमारा रेट लो क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है n इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अभी x प्लस वाई क्या है, तो x प्लस वाई क्या है, ये अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो ये क्या होगा x और ये क्या होगा y, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि 3 4 भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 2 ही होंगे, यहाँ पे 3 4 5 भी रिएक्टेंट हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, बट हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम जो भी उसकी पावर आती है उसको ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यही है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हमारा रेट लो, ठीक है। तो इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है के, जो आपको के दिख रहा है, इस के की हम यूनिट्स को निकालते हैं। और ये के की यूनिट्स कहाँ पे यूज आती है, जब हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ते हैं या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ, इन सब चीजों के बारे में जब स्टडी करते हैं तो ये हमारा के क्या होता है कि वहां पे बहुत हेल्पफुल होता है। अब ये बहुत हेल्पफुल कैसे होता है, जैसे कि आपने कोई न्यूमेरिकल देखा, ठीक है, अब न्यूमेरिकल देख के आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से ऑर्डर के लिए सॉल्व करना है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि आप उसकी यूनिट देख के बता सकते हैं कि हमें इसको किस ऑर्डर के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस रिएक्शन की हेल्प से या फिर इसकी हेल्प से आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं कि इसकी के की यूनिट्स को, और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, इन चीजों के लिए, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए यहां पर अगर n की वैल्यू 0 हो, 0 कैसे हो सकता है कि ये दोनों 0 हो जाए, कंसंट्रेशन 0 हो जाए, ठीक है। जब n की वैल्यू 0 होगी तो ये हमारी क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसे, आप देखिए n की वैल्यू 0 हुई, अब मैं इसमें पुट करता हूं, आपको k अगर निकालना है
तो अब क्या करेंगे कि रेट के नीचे क्या रख देंगे, हमारा कंसंट्रेशन, यहां पे लिख सकता हूं, ठीक है, कंसंट्रेशन के ऊपर एन, ठीक है, एन क्यू पावर होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये आप पढ़ चुके हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई में 1 अपॉन की जगह मल्टीप्लाई में लिख दिया 1 अपॉन कंसंट्रेशन। अब आपको पता है कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मूल लीटर इनवर्स। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ K इज इक्वल्स टू मूल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम यानी कि सेकंड में इनटू 1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, मूल लीटर इनवर्स की पावर 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, K इज इक्वल्स टू मूल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप देखिए ये पूरा आपका 1 हो गया, तो ये वाला ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। तो अगर आपको कहीं पे भी न्यूमेरिकल में क्या दिखे, एक वैल्यू लिखी हो और वहां पे क्या लिखा हुआ है, मूल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और क्या लिखा है कि आप इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको 0 ऑर्डर के फॉर्मूले में रख के फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम किसके लिए निकालते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे निकलेगी, आप देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालने के लिए यही फॉर्मूला बस सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, K इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही पुट करता हूं, देखिए आप, मूल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इनटू क्या होगा 1 अपॉन मूल लीटर इनवर्स, ठीक है। और ऊपर पावर क्या होगी, 1 होगी, आपको पता है। अब यहाँ पे क्या होगा, K इज इक्वल्स टू 1 है, तो क्या होगा कि ये मूल से हम मूल को कैंसिल कर सकते हैं और लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं। आपका बचा क्या, 1 अपॉन सेकेंड, तो K इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। आप कभी भी आपको अगर न्यूमेरिकल में सिर्फ दिखाओ वैल्यूज के बाद सेकंड इनवर्स और कहा कि फाइंड करो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक इसी तरीके से आप सेकंड के लिए भी कर सकते हैं, ठीक इसी तरीके से आप थर्ड के लिए भी कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में सेकंड और थर्ड नहीं है, वो हाई लेवल का, इसलिए यहाँ पर मैं इसको नहीं बता रहा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छे समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो से जुड़े रहने के लिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी इसी तरीके की एक नेक्स्ट वीडियो में। मेक इजी लर्न इजी।